स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक क्यों कहते हैं? अरे भैया बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। देखो क्यों कहा जाता है, ये भी उसी लैब में काम कर रहा था जिस लैब में अर्नेस्ट गोलाक काम कर रहा है, ठीक है। और भारत में उस बीज को लाने का श्रेय किसको गया? और यही कारण है कि स्वामीनाथन को क्या बोला गया है आपका, भारत में हरित क्रांति का जनक। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो ये वो व्यक्ति है जो भारत में HYV सीड को लेकर आए थे। अब बिना राजनीतिक परिदृश्य के उसको आगे बढ़ा नहीं सकते। तो जो कृषि और खाद्य मंत्री है चिदम्बरम सुब्रमण्यम, उसने इनको हामी भरी थी कि तुम लाओ, हम लोग यहां प्रयोग करेंगे। इसीलिए राजनीतिक जनक हरित क्रांति की किसे बोलते हैं? चिदम्बरम सुब्रमण्यम। और वो भी किससे परमिशन लिया है? इंदिरा गांधी से। किससे लिया है? इंदिरा गांधी। और लाल बहादुर शास्त्री का क्या उल्लेख है, इसको फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। तीनों कहीं समझ में आया जी? स्वामीनाथन लाने वाला है, लागू करने वाला कौन है? कृषि मंत्री। और उसको लागू करवाने वाला कौन है? इंदिरा गांधी। कौन से गांधी? इंदिरा गांधी। ठीक, क्लियर है? समझ में आया? ये वो व्यक्ति अभी लास्ट टाइम इसकी 2023 में इनकी मृत्यु हुई है और 2024 में मरने के बाद इनको भारत रत्न मिला है। इस चीज को रखना, 2024 में भारत रत्न मिला है, लिख लो और मोड़ दो। 2023 में मृत्यु और मरण उपरांत 2024 में इनको भारत रत्न मिला है। अब भारत रत्न समझ में आ रहा जी? भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। इसीलिए बोलते हैं काम बस करो, आप काम करते जाइए, आपको उसका पुरस्कार भी मिलेगा, उसका परिणाम भी मिलेगा, फल भी मिलेगा। काम बस करो। अब एक चीज और याद रखना, अगर आपकी जॉब नहीं भी लगती ना और आपने पढ़ाई भी मेहनत किया है तो आपका जो नजरिया वो चेंज हो जाएगा। मान के चलिए इसको। मैं पीएमटी की तैयारी कर रहा था, पीएमटी में सिलेक्शन भी हो गया था। 2 साल में कम से कम 3-4 लाख हम लोग फूंक दिए थे। और जब घूम फिर कर सब चीज जब हाथ में नहीं आया तो ये सोचता था कि मैं 3-4 साल बर्बाद किया है। अब समझ में आता है कि वो बर्बाद नहीं था, वो इन्वेस्ट था। क्या था? इन्वेस्ट। जो चीज मैंने किया था वहां, आज उस चीज को मैं पढ़ाता हूं। और साइंस को मुझे कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, साइंस मैं इसी पढ़ाता हूं। आज भी मैं गलती से कहीं नीट की कोचिंग खोल दूंगा ना और केवल बायो पढ़ाऊंगा तो भी हजारों बच्चे मुझसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। बट लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। मुझे इस फील्ड में अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों को पढ़ाना और बड़ों पढ़ाना में जमीन आसमान का अंतर है। अभी इंसान 10वीं पास करके आएगा, 12वीं पास करके आएगा, उसको समझाना मुश्किल हो जाता है। अब तुम लोग भुक्तभोगी हो, दुनिया को समझ चुके हो, ठीक है। अब तुम लोग को समझाना क्या है? आसान है। इसलिए इस फील्ड को चुना हूं मैंने। बाकी पैसे तो उस फील्ड में ज्यादा है। तो ये जो पढ़ाई लिखाई है, मैं बताने का मतलब ये है कि सब फ्यूचर में क्या आएगा, पर काम आएगा, ठीक। अब समझो यहां पास कहानी क्या हो रही है। स्वामीनाथन जो है, सोचो अभी 2024 में क्या इनको क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। और इनको ना केवल भारत रत्न मिला है, कृषि के पुरस्कार ही इन्हीं को मिला है। नौवां ब्लॉक के द्वारा जो स्थापित पुरस्कार था वो भी इन्हीं को मिला है। पुरस्कार का पूरा लिस्ट है, ठीक है। तो यह है हरित क्रांति का सामान्य परिचय। ये कौन सी क्रांति का सामान्य परिचय? मोड़ दो, हरित क्रांति का सामान्य परिचय। अब ये हरित क्रांति लागू हो चुका है, क्या कैसा है इसको हम देखते हैं घटक के बारे में। किसमें बात कर रहे हैं? और टॉपिक डालेंगे हरित क्रांति के घटक। स्टोरी में सुनाऊंगा जब पढ़ाऊंगा आवश्यकता। अभी हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के घटक। तो आपके माइंड में जो चीज आपने देखा है वो सब घटक के रूप में शामिल होंगे। पहले मैं समझिए घटक के मतलब है क्या चीज। मतलब मुझे हरित क्रांति करना है तो मुझे उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, बताइए क्या क्या चाहिए। पहला क्या चाहिए? पहले पढ़ चुके हैं, पहला बीज चाहिए। पहला क्या चाहिए? मुर्दो बीज। और भी कैसे वैरायटी वाला?
हाई यील्ड वैरायटी सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड, उच्च उत्पादकता वाले बीज चाहिए, ठीक है, जिसकी उत्पादन क्षमता क्या हो चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब हम लोग उसको हाइब्रिड बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, संकरण प्रजाति, हाइब्रिड, ठीक है। एक बीज लगाते थे पहले तो 100 पौधे होते थे, अब एक बीज लगाएंगे तो 1000 पौधे हो गए, ऐसा टाइप का कहानी समझिए। अब ये बीज तो लगा दिए, दूसरा चीज हमारे पास होना चाहिए इरिगेशन की सुविधा। किसकी सुविधा मुर्दो, इरिगेशन, सिंचाई की सुविधा। अरे भैया पानी नहीं है तो तुम बीज का क्या कर लोगे, बीज तुम्हारे पास है, ठीक है, अब पानी नहीं रहेगा तो क्या कर, कुछ कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, खेती उताई भी, ठीक। तो इस सिंचाई की सुविधा। अब भारत में सर्वाधिक जो खेती होती है वो किससे होती है भैया, बोलो बोलो, उसके बाद तालाब कुआं, उसके बाद तालाब कुआं। सर्वाधिक किस पे डिपेंड है हम लोग, नहरों पर। तो पहले पानी को रोककर क्या बनाया गया होगा, डैम बनाया गया होगा, इस डैम के जरिए ही क्या क्या, क्या निकाला गया होगा आपका, नहर, कैनाल, क्या जी, नहर, ठीक है। और ये नहर जो बना है ये अच्छा चीज है क्योंकि ये बाहर है, लेकिन अगर मानव ने इसका यूज ज्यादा किया है तो ये हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है, क्योंकि ये हम लोग पढ़ेंगे अभी हानि में, क्या पढ़ेंगे, हानि में। हम लोग इतना नलकूप से, बोर से पानी निकाल, बोर नलकूप मतलब क्या होता है, बोर, हम इतना ग्राउंड वाटर को इतना निकाल चुके हैं कि अब ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे हो गया है, क्या हो गया है, उसके कारण न जाने कितनी सारी नदियां सूख गई है, क्या हो गई है, सूख गई है। बिलासपुर की जो नदी है, अरपा नदी, ये पहले सदा नीरा हुआ करती थी, कभी ना सूखने वाली नदी हो गई। इसकी चौड़ाई देख सकते हो कितनी चौड़ाई लंबी है, चौड़ाई समझ में आ रहा है। कहते हैं बरसात के सीजन में इसका पानी गोल बाजार तक आता था, गोल बाजार तक आता था, सोचो। और रपटा सपटा, ये क्या कहते हैं, पचरी फचरी घाट, ये सब कचरा हुआ करता था, उस समय कुछ नहीं था ये सब, ये तो सब बेजा कब्जा है रे, पूरा गोड़ पाना तुम्हारा क्या है, बेजा कब्जा, एक आध चाहेडी पूरा बेजा कब्जा है, पता नहीं पता, ये पूरा बेजा कब्जा है। ये पानी जो सदा नीरा हुआ करती थी, इतना बसाहट हो गया है बिलासपुर में, नगर निगम बन गया है, गांव था पहले बिलासपुर, नगर निगम बन गया है, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो गई है, और हर घर में 2-2 बोर, एक एवरेज मान के चल रहे हो भैया, हर घर में कितने बोर, 2 बोर। अब सोचो कितने घर होंगे और कितने बोर होंगे, कहां से पानी रहेगा, पूरे पानी को तो हम लोग अंदर से बाहर निकाल लिए हैं। अब मैं बिलासपुर शहर को देखता हूँ भैया, इतना पानी की बर्बादी करते हैं, इतना बर्बाद करते हैं, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, रोड को धोए पड़े हैं, पानी से किसको धो रहे हैं, रोड को धोए पड़े हैं। मतलब सरकार भी ध्यान नहीं देती ना इस, ऐसा टाइप का। नल चल रहा तो चल रहा है, 24 घंटा चल रहा है, ठीक है, टोटी कोई चुरा के ले गया है, ठीक, वाटर फाउंटेन लगा के रखे मुझे लोग, रात भर दिन भर चल रहा है, एक बड़ा बेकार सिस्टम, वो गलत है। तो ये हो गया कौन सा आपका, हाई यील्ड वैरायटी, और दूसरा क्या बताइए आपका, सिंचाई। पहले जमाने में जब फसल होते थे तो उसमें जब रोग लगता था तो इंसान कुछ कर नहीं पाता था, तो रोग से बचने के लिए अब क्या बनाया गया है, कीटनाशक दवाइयां। कौन सी दवाइयां मुर्दो, कीटनाशक दवाइयां। तो किसका प्रयोग किया गया बताओ, कीटनाशक दवाइयां का प्रयोग किया गया। उसके बाद भूमि की उर्वरता अगर कम हो जाती है तो उसकी उर्वरता को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, उर्वरक फर्टिलाइजर प्रयोग किया गया। अब मेरी बात समझो, ये अच्छा है कि खराब है, भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग करना अच्छा है कि खराब, अच्छे से सोच के बताइए। अच्छा है, क्या है, अच्छा, ये हम लोग अच्छा ही पढ़ रहे हैं, क्या है, अच्छा है, तुम लोग नेगेटिव लेके जा रहे हो, इसमें तुम लोग कोई गलती नहीं है, और उसका आंसर मैं दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा इसलिए है क्योंकि तुम लोग दवाई को दवाई के अनुपात में डालो तो भूमि के लिए अच्छा है। समझ में आ के नहीं आ रहा है, अरे अनुपात होता ना भैया, कि 2 लीटर में आपको 1 लीटर मिलाना है, ये अनुपात है ना, और तुम जबरन और मरे के 3 लीटर में 2 लीटर मिला रहे हो तो भूमि के लिए क्या है, खराब। और उस जमाने में पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं,
ना इस जमाने में कोई पढ़े लिखे लोग खेती किसानी करना चाहते हैं। और यही कारण है कि ये आज वर्तमान में जहां ये तुम्हारे लिए एक वरदान हो सकता था, ये अभिशाप हो गया है। क्या हो गया मुर्दो? अभिशाप। ठीक है, तो रासायनिक जो खाद है इसका प्रयोग जो है ये करना उस समय अच्छा था, क्योंकि दवाई का डॉक्टर बोलता है ना कि 3 ml देना बच्चों को। तुम्हारा मन करे एक बार 3 ml दो किए, उसका ढक्कन ही गायब हो गया, और ढक्कन जब गायब हुआ तो उसमें जो ढक्कन लगाता है उसी में 3 ml सोच के दे रहे हो, मतलब ये 2 बार होगा तो 3 ml हो जाएगा, मारे पड़े। ओए होता है कि नहीं होता है? 3 ml वाला ढक्कन गायब हो गया। और हमारे घर में ऐसा होता है यार, हम तो खुद करते हैं। डॉक्टर बोला है 5 ml पिलाना है, 5 ml एक अंदाजा, हाँ इतना होना चाहिए, अब मार देखा जाएगा। ठीक, ये होता कि नहीं होता? डॉक्टर बोल दिया 3 दिन चलेगा, 2 ही दिन में खत्म हो जा रहा है, तब पता चला कि हम लोग ज्यादा पिला दे रहे हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? 1 स्पून बोला है, लेकिन साला हमारे घर में तो 3 प्रकार के स्पून है, एक बच्चे का अलग है, एक खाना बनाने वाला अलग है, एक हम लोग खाते हैं वो अलग है। तो किस स्पून की बात हो रही है? तो जो नॉर्मल नहीं रहता आपका स्पून, उस स्पून की बात हो रही है। और स्पून में कोई सिरप नहीं पिलाता, पहला चीज तो ये है। इतना किसी के पास समय रहता कि स्पून को लेके आए, उसमें ऐसे डाले फिर पिलाए। और घूम फिर वो ढक्कन वाला ही सिस्टम रहता है, पीले जबरदस्ती उड़ा के पिलाते हैं। ठीक, ये सब रहता है। तो जो सोचो, हम लोग खुद इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद हम लोग सिरप को अच्छे से नहीं पीते हैं, तो रासायनिक खाद में जो रासायनिक खाद कृषि जो किसान है वो लोग रासायनिक खाद को जब डालते हैं तो किस अनुपात में डालते होंगे? तो बताइए कितना अच्छा होगा? उचित ही नहीं है। धान को मारना है, धान के कीड़ों को मारना है तो लोग धाने को मार दिए। ठीक है, तो ये हो गया रासायनिक खाद का प्रयोग। देख लेंगे, इतना समझ में आ रहा? आगे चलते हैं, और बहुत सारे घटक है। सबसे एमपी आज वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं। 5वां था कि 4था था? मशीनीकरण। कौन सा कारण मुर्दो? पहले इंसान किस पे डिपेंड था? अरे बोलो। और हल को चलाने के लिए किस पे डिपेंड था? अब पशु को भी चढ़ा खोल रहा है, तो एक साथ कितने लोग मर रहे हैं? अरे ठीक है ना, 2 लोग 3 लोग। ठीक है, पहले जमाने तो मशीन हल था, ठीक है, लेकिन अब कौन आ गया है? ट्रैक्टर। कौन आ गया जी? ट्रैक्टर। चलाने वाला कौन है? किसकी जरूरत खत्म हो गई? इतना मारते थे यार पशु, बेचारा निर्दयी, हम लोग निर्दयी हो गए थे। हम लोग की मजबूरी थी, मारेंगे ही तो चलेगा नहीं आगे। ठीक है, तो ये भले वो विलुप्ति के कगार पे है। देखो मेरी बात समझो, पशु का प्रयोग करते थे, हल चलाते थे, तो पशु प्रयोग करते, पशु को पालते थे। नहीं पाले थे क्या? इसलिए उसका वर्चस्व, उसका अस्तित्व था। आज पशुपालन हो नहीं रहा है। गांव में जाओगे तो बैल भैंसा वैसा दिखाई दे नहीं रहा है, गाय वाय दिखाई दे नहीं रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं। अरे हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उसका पालने वाला ही कोई नहीं है। तो एक तरफ हम लोग किसी चीज को अपना रहे हैं, तो किसी चीज को भी क्या कहते हैं? छोड़ भी रहे हैं ना। इसी तो नया पानी की चाहते पुराना अक्सर छूट जाता है। ठीक, आगे चलो। ट्रैक्टर की बात करते हैं हम लोग। हार्वेस्टर। किसकी बात करेंगे? हार्वेस्टर। थ्रेसर। कौन सा मशीन है मुर्दो? थ्रेसर। इतना ही मुझे याद है। ठीक है, और कुछ होता है क्या? और बहुत सारा होता है कटाई फटाई के लिए। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेसर, ये 3 चीजें होते हैं मेन है। तो ये जो 4-5 चीज आपने पढ़ा है, ये हमारी गतिविधियों को, जो हमारी परंपरागत कृषि थी, जो कौन सी कृषि थी मुर्दो? परंपरागत कृषि थी, इसे किस ओर ले गई है? आपकी आधुनिक कृषि की ओर ले गई है। किस ओर ले गई है मुर्दो? आधुनिक कृषि की ओर ले गई है। और परंपरागत कृषि को छोड़कर आधुनिक कृषि को अपनाना ही हरित क्रांति है। कौन सी है? हरित क्रांति। कोई पूछेगा हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलना, परंपरागत कृषि को छोड़कर आधुनिक कृषि ही क्या कहलाएगी? कौन सी कृषि कहलाएगी आपकी? हरित क्रांति या हरित कृषि कहलाएगी। तो ये जो 5 चीज पढ़े हैं, ये तो आपका हो गया हरित क्रांति को लेकर। सरकार ने इसके लिए क्या किया? अब हम लोग कहेंगे, हम लोग जानने वाले हैं राजनीतिक घटक। कौन सी घटक? हरित क्रांति के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं सरकार के कार्य या राजनीतिक घटक। सबसे पहले देखेंगे सरकार ने क्या किया। देखिए जी, आपके पास जमीन है, लेकिन बीज खरीदने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना। तो सरकार ने क्या किया? कृषि ऋण देना स्टार्ट किया। क्या देना स्टार्ट किया? और आज भी 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण दे रहा है कि नहीं दे रहा है?
इससे बोलते हैं हम लोग कृषि साख। गांव तरफ एक योजना के तहत इसको लाया गया, किसान क्रेडिट योजना। याद आ रहा कुछ? दूसरा, अब इंसान बीज खरीद दिया, सब कुछ कर दिया भैया, उसके बाद वो फसल भी उगा लिया, अब फसल को बेचना चाहता है, तो सरकार ने 1966 के आसपास ही एमएसपी जारी कर दी थी। क्या जारी कर दी थी? एमएसपी। तो सरकार ने जारी कर दिया क्या? आपका एमएसपी। एमएसपी समझ में आ रहा जी? न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब सरकार आपकी फसलों को खरीदेगा इतने पैसे में। मतलब किसान पहले ही सोच लेता है कि मेरी फसल इतनी होती है तो इतने में वो बिकेगा ही बिकेगा, उसका टेंशन खत्म। तीसरा, उसने बाजार ला दिया। बाजार बोले तो बोला मुर्दो मंडी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट मंडी जाइए, वहां अपने धान को, अपने फसल को क्या करके आइए? बेच के आइए। ठीक है? और ठीक है ना? इसके अलावा इसी समय जो भी ग्रामीण सड़क थे उनका बहुत तेजी से क्या हुआ? मुर्दो विकास हुआ। क्या हुआ? क्यों? क्योंकि लोगों को मशीनों को लाने ले जाने में कोई दिक्कत न हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाम सुने नहीं सुने? एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। गांव तरफ जाना, रेड कलर का पट्टी रहेगा, रेड पट्टी रहेगा, उसमें इस तरीके से रहेगा निशान और लिखा रहेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। गांव को जोड़ने का काम आता है। ठीक है? और सबसे बड़ा सड़क योजना यही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पहले जमाने में अगर कोई गांव में गलती से कोई पुल है, नदी है, तो नदी को पार करके जाते थे। अब ट्रैक्टर थोड़े पार उड़ के थोड़े जाएगा यार। ठीक है? इंसान तौर के चल दे रहा है। हम गए हैं भैया, हमको अच्छे से याद है। ठीक, इसके अलावा आपको समझना है, कृषि अनुसंधान केंद्र खोले गए। क्या खोले गए मुर्दो? अनुसंधान केंद्र। ठीक है? कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अरे हुई कि नहीं हुई रे मुर्दो? कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सरकार के द्वारा लोग अच्छा खेती किसानी कर लिए किए, इसके लिए उसके उनको क्या दिया जाने लगा? पुरस्कार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पुरस्कार। तो ये जो थे, ये सब के सब क्या है? आपके घटक है। क्या है मुर्दो? घटक। क्या बोल रहे थे? छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार, खूब खेती करबो, खूब चंद बघेल बोलना है, खूब खेती करबो। बोल रहे मुर्दो? हाँ, तो खूब चंद बघेल। नहीं पढ़ाया हूं क्या? बोल दो नहीं पढ़ाया, इतना मारूंगा मुर्दो, सब पढ़ाया हूं। अब तीसरा एमपी टॉपिक डालिए, हरित क्रांति का क्या है जी? आवश्यकता। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? नीड क्यों थी? जो पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा देवता? ठीक, पहला तुम ही लोग आंसर दीजिए, हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों थी? पढ़ लियो, बहुत कुछ पढ़ लियो, बताओ जी। अरे बताओ रे मुर्दो, हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी भैया भारत में? भारत को लेकर टारगेट करना है। हाँ? भूख, भूख ना भूखमरी। ठीक है, अच्छा है, पहला चैप्टर। और बताओ तुम लोग भी कुछ सोचो उत्पादकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये भी दूसरा ठीक है। और दोनों सही है। सोचिए, मेन सब लिखोगे ना तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं, उसमें केवल आपका दिमाग काम करेगा। सोचो यही क्वेश्चन आ गया कि भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी, 40 शब्दों में लिखिए। 40 शब्दों मतलब 4 लाइन लिखिए। तो 4 लाइन में आपको 4 फैक्ट देना पड़ेगा। जब 4 फैक्ट आप देंगे तो सोचिए आप कौन कौन सा फैक्ट डालेंगे जो उसको अच्छा बढ़ाएगा।
तो एक तो आपने बताया भूखमरी, ठीक है, उसको भूखमरी ना बोल के हम लोग बोलेंगे खाद्यान्न की समस्या, ठीक है। दूसरा आपने बोला कि उत्पादकता में बढ़ोतरी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भारत में जो थी आपकी फसलों की कमी थी और उससे क्या करना है, आपका खाद्यान्न में जो कमी थी उसको बढ़ाना था, ठीक है। 2 चैप्टर हो गए हैं। और बताइए जी तीसरा, आर्थिक रूप से भी हमको आगे बढ़ना था, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा है, ठीक, ये भी सही है, सही बोलते जा रहे हो, ठीक। अब मैं बोलता हूँ, चलो सी नंबर हम लोग क्या टॉपिक डाल रहे हैं, हरित क्रांति की आवश्यकता, कि एक्चुअल में इसकी आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी भैया, भारत में क्यों पड़ी, हो तो ये 1960 में शुरू हो गया था, 1966 में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो समझो। पहला तो यह है कि इस दशक में जब आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे, तो 1961 में जो दशक था ना, भयंकर खतरनाक था, भयंकर जनसंख्या बढ़ा था भारत में। जनसंख्या एक क्या हो गया मुर्दो, आजादी मिली थे, लोग खुश थे, अब खुशी खुशी में जनसंख्या बढ़ाए पड़े थे, ठीक है। तो पहला चीज है आपका बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती ठीक लिया गलत लिखा, गलत है, अब सही है, बढ़ती हुई क्या रे मुर्दो, अब बढ़ती हुई जनसंख्या रहेगी तो जनसंख्या तो खाबे करेगी, और जब बढ़ती हुई जनसंख्या थी तो खाद्यान्न की कमी हो गई, इसी कमी हो गई मुर्दो, खाद्यान्न की इसकी कमी। और उससे खतरनाक चीज है 1960 के दशक में क्या हुआ, सूखा पड़ गया। 1960 के दशक में क्या पड़ा रे मुर्दो, मानसून जो है हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया, सूखा पड़ गया, खाद्यान्न और कम हो गया, लोगों के पास खाने के लाले पड़े, भूखमरी थी। जो पहला टॉपिक बोला ना यही है खाद्यान्न। अब ये मुर्दा इंसान चीन हमारे पास आक्रमण कर दिया, चीन से क्या हो गया हमारा, अब इसके बाद 61-62 में चीन से युद्ध हुआ, 65 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। इसमें हम लोग हारे थे, इसमें हम लोग क्या थे, देखो जो सच है उसको मानना स्वीकार करो। अब मैं बोलूंगा चीन से जीते थे तो भैया सच थोड़े, झूठ थोड़े सच हो जाएगा यार, हारे थे तो हारे थे, बात खत्म करो, क्योंकि हमारा लीडर ही ऐसा था, मुर्दा इंसान था, ठीक। समझ में आ रहे मुर्दो, अरे आया कि नहीं। और उसके बाद 1965 में ही फिर से सूखा, उन्नीस में फिर से क्या हुआ, सूखा पड़ गया। और उसके बाद कहानी ये हुई, एक सबसे आईएमपी घटना घटती है 1965 में, जब चीन भारत और पाकिस्तान लड़ रहे थे, तो अमेरिका से हमें मिला धोखा, किसको लेकर, गेहूं के आयात को लेकर, किसको लेकर मुर्दो। अब ये सब चीज को समझते हैं, जो सबसे लास्ट वाला है वो इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो कहानी क्या समझेंगे, ऊपर की 3 कहानी आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग बात करते हैं चीन और भारत के युद्ध के बारे में। 1959 सुनो बस, 1959 में 1959 में चीन ने तिब्बत पे आक्रमण कर दिया, तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया। तिब्बत का जो धर्मगुरु है दलाई लामा, वो भारत के उसमें आ गया, शरणार्थी के रूप में आ गया। नेहरू ने उसे शरणार्थी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, उसको हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला नामक जगह उसको दे दिया कि यहाँ तुम बौद्ध विहार बना के रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम हैं। चीन जो है दलाई लामा को दुश्मन मानता है, क्या मानता है, दुश्मन, और दलाई लामा दुश्मन है, और दुश्मन का सपोर्ट करने वाला भी दुश्मन होगा, तो इसको बेस बनाकर चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब भारत का जो गलवान, ठीक है, गलवान घाटी वाला जो एरिया है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, वो कोई झील है, झील याद नहीं आ रहा मुझे, उस रास्ते से लोग आक्रमण किए। और ये पूरा क्या है आपका बर्फीला एरिया है, बिहार वाला एरिया है, ठीक है, पूरा बर्फीला एरिया, पूरा क्या है आपका बंजर बर्फीला एरिया। और ये जो है अपना चाइना जो है, यहाँ पास इतने जगह को उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्या कर लिया जी, कब्जा कर। इसी को हम लोग आज बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं जी, अक्साई चीन।
इसे बोलते हैं LAC। क्या बोलते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं? और हमारा प्रधानमंत्री नेहरू बोलता है कि हम बंजर जमीन की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, ठीक है। वरना हमारे देश में अगर किसी अच्छा लीडर भी रहेगा ना, तो एक सैनिक 100 को मार के आएगा, लेकिन उसको लीडिंग की आवश्यकता है। किसी हो सकता है? लीडिंग। अब भैया लीडर ही खराब, तो किसी कोई कुछ बोल सकता है क्या? जब ओपनर ही पहले बॉल में आउट होके आ रहा है, तो उसके बाद वाला क्या सोच के जाएगा? तू चल मैं आया, यही सोच के ना आएगा, ठीक। तो ये समस्या होती है। अब ये चीन की लड़ाई हो गई, समझ में आ गया जी। और इस समय खाद्य संकट था, खतरनाक खाद्य संकट था, ठीक है। और चाइना से हम लोग बुरी तरीके से हारे थे, बुरी तरीके से, समझ में आ रहा है? बहुत बुरी तरीके से हारे। और चाइना ने इस क्षेत्र पर क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया है भैया। ये पूरा क्षेत्र उसी का है। भले हम लोग आज वर्तमान में मैप में उसको बना देते हैं, बात की बात है। अब 2 साल हुआ ही नहीं था कि 65 में पाकिस्तान हमला करता है, लेकिन पाकिस्तान को हम लोग, हमारे से निकला है तो हमको बाप बेटा को बहुत मारेगा, ऐसा कहानी है। तो भारत ने पाकिस्तान को खूब धोया, लेकिन इस समय लीडर चेंज हो गया था। लाल बहादुर, मैं क्या बोल रहा हूं, लीडर अगर हमारा अच्छा रहेगा तो हम घर में घुस के मारेंगे। हमारी सैनिक लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में लाहौर तक चली गई थी। लाहौर मतलब ये, हाँ, यहाँ ये 1927 में जो कब्जा करके रखे ना, इन सबको क्रॉस कर दिए थे हम लोग, पहुंच गए थे लाहौर में। लाहौर में भोजन कर रहे थे, और हो गया यही पास 1965 में हुआ ताशकंद समझौता। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया गया, और दबाव के माध्यम से उनको साइन करवाया गया कि जो चीज पहले पाकिस्तान की थी वो वही रहेगी, जो भारत की थी वही रहेगी। अब कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने उस रात को मन मार के उसमें साइन किया, और उसी रात को ताशकंद में, भारत का सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री, ताशकंद में रात में उसकी मृत्यु हो जाती है, और रहस्यमय तरीके से मृत्यु होती है। और उस व्यक्ति की बॉडी को यहाँ लाया जाता है, और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं करते, बॉडी नीली पड़ चुकी थी, और उसका आत्मदाह कर दिया, दाह संस्कार कर दिया जाता है। और ये पूरे भारत के प्रधानमंत्रियों की एक लिस्ट में सबसे रहस्यमय मौत है। सबको पता था कि जहर देके मारा गया था, जब बोला गया कि इनको दिल का दौरा हुआ था, जबकि वो स्वस्थ थे, ठीक है। किसी देश में, इस देश के आदमी और बड़ा पद मर रहा है, छोटी मोटी बात हुई जी, सब जानते थे। राजनीतिक कारण भी था, भारत की भी गलती थी, और उस समय उस क्षेत्र की भी गलती थी, तो ये था। और लाल बहादुर शास्त्री की आपस कहानी सुनो ना। अब यहीं से मैं एक लाइन लिख पाया था आपको, 2 प्रधानमंत्री बहुत भूमिका निभाए थे हरित क्रांति में, एक लाल बहादुर शास्त्री, एक कौन है आपका? इंदिरा गांधी। तो लाल बहादुर शास्त्री अगर रहता, उस समय तक जिंदा अगर रहता, तो उसका लेवल अलग था। छोटा कद का इंसान था, 5 फीट का इंसान था रे। लाल बहादुर शास्त्री को देखे नहीं देखे मोदी, ठीक है, इतना खतरनाक इंसान, छोटा कद का इंसान। छोटा कद का इंसान है लाल बहादुर शास्त्री। 11 जनवरी 1966 ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी में क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। 1904 में जन्म लिया है, 1966 में मात्र 65 साल जिंदा था, ठीक है। तो ये इनकी कहानी बताएंगे, और फ्यूचर में इसके बारे में। तो हम बता रहे थे, जब ये पाकिस्तान के साथ हमारा देश लड़ रहा था ना, अब मैं बताया था अमेरिका की धोखा, ये यहाँ यही पास आने वाला है कहानी, ये इससे जुड़ा हुआ। अमेरिका ने एक पॉलिसी लागू की थी। अमेरिका ने एक पॉलिसी लागू की थी, PL 480 स्कीम। अब इसके तहत हुआ यह था, यह अमेरिका की एक योजना है। इस योजना के तहत यह है कि विश्व का कोई भी देश अगर भूखमरी से मर रहा है, तो हम उसे PL 480 के तहत गेहूं देंगे। क्या देंगे? गेहूं। तो उस समय भारत ने भी बोला कि हमको भी दे देना, तो भारत को इसने देना स्टार्ट किया, और दे रहा है ना। और सबसे लो क्वालिटी का गेहूं था ये, जो सुअर को खिलाते थे ना, ये मुर्दा इंसान, उन लोग क्या कहते हैं, अमेरिका के लोग सबको क्या कर रहे हैं? बांट रहे। अब भूखमरी इंसान भूख मरेगा तो क्या खाएगा? सुअर का ही खाएगा खाना। तो PL 480 जो स्कीम था, योजना था, इसके तहत हर देश को जो भूखमरी के शिकार थे, उनको अमेरिका गेहूं मारता था, पैसे लेता था, लेकिन कम लेता था।
जहां 100 रुपए लगाना चाहिए वहां 20 रुपए में काम हो जा रहा था। लेकिन कहानी ये है, इसको इस वर्ड को अच्छे से याद रखना। पीएम 480 योजना अमेरिका के द्वारा लागू हुआ था। जो गरीब देश थे, जो भुखमरी के कगार पे थे, उनको क्या देना था देवताओं? गेहूं। क्या देना था? गेहूं।